हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो इंटरेस्टिंग है लेकिन समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, एंड दैट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। और देखो इसका ये जो बनाया है ये भी ऐसे ही बनाया है और बहुत बढ़िया है ये। आई रीड देयरफॉर आई ओवरथिंक। जब हम ज्यादा पढ़ते हैं तो सोचते हैं ज्यादा, वैसे मुझे लगता भी है ज- बहुत ज्यादा, है ना। अति सर्वत्र वर्जिए, जरूरत से ज्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो पता नहीं। प्रोफेशनल ओवर थिंकर और रीडर्स मेक्स मीनिंग, और ये जो है आज है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। बहुत ही जिसे बहुत मोस्टली लोगों को ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है, और मुझे भी लगता है डिफिकल्ट, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। और मैं विद एग्जांपल्स आप लोगों को लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड जो आज के उसमें वो है पार्ट है वो समझाऊंगी। और सबसे पहले लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहला है आपका मीनिंग, और मैं ना विद एग्जांपल्स आपको बताऊंगी जिससे कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठ जाए। तो चलते हैं। और पहला जो है वो आप देखिए, यहाँ पर हमारा पहला जो पार्ट है वो है मीनिंग ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। देखिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होती है? इट इज द स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ लिटरेचर। इट इज द स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ लिटरेचर। इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करती है? इट इंक्लूड्स कंपैरिजन ऑफ literary works. It includes comparison of literary works, analysis of a text, एक text का analysis, interpretation of meaning, and evaluation or judgment of literary quality. Evaluation और judgment of literary quality. Simple words में कहें तो literary criticism tries to understand what a literary criticism ये समझने की कोशिश करता है लिटरेरी वर्क का मतलब क्या है, क्यों, कैसा लिखा है, और ये कितना इफेक्टिव है। तो फिर दोबारा से देखते हैं कि मीनिंग ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ लिटरेचर। इट इंक्लूड्स कंपैरिजन ऑफ लिटरेचर। ये ना दो तीन चीजों को कंपेयर करता है, एक टेक्स्ट को एनालाइज करता है, मीनिंग को इंटरप्रेट करता है, इवैल्यूएशन करता है, कहीं सही लिखा है नहीं लिखा है। और सिंपल वर्ड्स में लिटरेरी क्रिटिसिज्म ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट अ लिटरेरी वर्क मींस, हाउ इट इज रिटन एंड हाउ इफेक्टिव इट इज। अब एक साधारण से एग्जांपल से समझाऊं आपको। आप कोई पिक्चर देखते हो, ठीक है, आप पिक्चर देख के कहते हो स्टोरी अच्छी है मगर एंडिंग वीक है। अब आप क्या कर रहे हो? आपने, यू आर एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द फिल्म। अब अगर मैं इसको पूरा इसको समझाऊं, अभी हाल फिलहाल में मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम अभी सनी देओल की आई है। सनी देओल और उसमें जो है अक्षय खन्ना, जो रहमान डकैत के कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। इक्का, अक्षय खन्ना उसमें ऐसे ही रहे हैं। अब आप मूवी देखते हो, ठीक है, एंड यू, अभी मैंने क्या कहा, वो रहमान डकैत के कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आ पाए। आपने इक्का मूवी देखी, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं भाई कहानी क्या है। ये इक्का जो है ये पहले तो पूरी हवा बनाई जाती है कि सनी देओल अब इक्का निकालेंगे, अब इक्का इक्का निकालेंगे। अब सनी देओल ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आप सनी देओल को जबरदस्ती उसमें आप सनी देओल की पुरानी दामिनी से के साथ उसको कंपेयर करते हैं। आप अक्षय खन्ना को देखते हैं और खुद ही कहते हैं यार ये रहमान डकैत के कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि स्टोरी तो ठीक ठाक थी, बट ये इट इज नॉट एज इफेक्टिव एट इट एज इट शुड बी। इतने बढ़िया कलाकार हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एनालाइजिंग एंड जजिंग ऑफ अ वर्क, and that is, we are evaluating the film, we are judging a work of literature, and that is known as literary criticism. So when we analyze a poem, a novel or a drama, it is known as literary criticism. I hope you understand the meaning of literary criticism. अब सेकंड वर्ड जो है हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में है। अब बात करते हैं क्लासिकल क्रिटिसिज्म की। क्लासिकल क्रिटिसिज्म में सबसे पहले
लिटरेरी क्रिटिसिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई? लिटरेरी क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई ग्रीस से, एंशिएंट ग्रीस से। जितनी भी बढ़िया चीजें हैं सब कहाँ से शुरू हुई हैं? एंशिएंट ग्रीस से। प्लेटो जो है ना, वो उन्होंने पोइट्री एंड आर्ट को, प्लेटो जो है, आप ये देखिए, ये कहाँ से शुरू हुआ है? एंशिएंट ग्रीस से। सबसे पहले स्टार्ट किससे हुआ? प्लेटो। प्लेटो थे जिन्होंने पोइट्री और आर्ट को डिस्कस करा। प्लेटो वाज द पर्सन हु फर्स्ट डिस्कस पोइट्री एंड आर्ट। और उसमें भी पता है उन्होंने क्या डिस्कस करा? ही मेनली डिस्कस्ड इमिटेशन और मिमेसिस। ये जो वर्ड आया ना, इमिटेशन और मिमेसिस, जो है वो इन्होंने, मिमेसिस, अब ये क्या होता है? इमिटेशन और मिमेसिस, ये जो कॉन्सेप्ट दिया प्लेटो का, इमिटेशन और मिमेसिस का, ऐसे सोचिए कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, या जैसे छोटे बच्चों को देखना आप, जैसे मेरी बेटी है, छोटी सी है, अब तो खैर बड़ी हो गई, 10 या 10.5 साल की है, लेकिन अभी भी, जैसा अगर आपने एक वो वीडियो देखा होगा, एक छोटी सी लड़की है, और वो जो है ना अपनी ट्यूशन टीचर का जो है रोल प्ले करती है। अब उसकी ट्यूशन टीचर जैसे ही पढ़ाती है, वो ना सारे अपने खिलौनों को पढ़ाती है, और कहते हैं, अच्छा तुम जो है पेंसिल, हुण पेंसिल भी मैं ही दी, हुण पेंसिल भी मैं ही देई, जब तो फीस की बात कहती सी तब तो तू रोने लग जाता नहीं है, और अब तू मुझसे ही पेंसिल मांग रहे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ना, एक वो बच्ची क्या कर रही है, वो अपनी टीचर को इमिटेट कर रही है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन ऑफ मिमेसिस। अब यहाँ पे ये समझिए कि व्हाट अ राइटर सीज इन सोसाइटी, दैट थिंग ही imitates and produces in his work, that is known as imitation or mimesis। क्योंकि आप whatever you see, that you produce, and that is known as imitation or mimesis। writer copies or represents life, it is known as mimesis। ये होता है mimesis या imitation, and that is the moral influence of literature। अब बात करते हैं एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल का जो वर्क है क्रिटिसिज्म में, एरिस्टोटल का जो वर्क है, दैट इज पोइटिक्स। पोएटिक्स, और ये जो है मेनली ड्रामा, ट्रेजेडी, प्लॉट, कैरेक्टर, कैथारसिस, ये सबको डिस्कस करता है। ठीक है, मिमेसिस, मिमेसिस इसमें भी है। अभी मैंने इमिटेशन आपको बताया, अब मिमेसिस मैंने आपको बताया, अब इसमें कैथारसिस लेते हैं। ये टर्म आता है कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब होता है दैट इज पर्ज, क्लीनिंग, क्लिनजिंग ऑफ फीलिंग्स। आप सोचिए, बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जिनमें फीलिंग्स नहीं होती होगी, और जो बिल्कुल बिना फीलिंग्स के, अब वट एवर, हम कोई मूवी देखते हैं या कोई वेब सीरीज देखते हैं, और एक अच्छी खासी अगर वो जो है आपके अंतर्मन पे प्रभाव छोड़ने वाली होती है, तो आप ना, अगर मान लो उसमें कोई इमोशनल सीन आता, आप रोते हो, और ना बहुत कई बार तो ना आंसू सुखा के यूं यूं करते हैं, तो ना वो क्या होता है कि जब आप रो लेते हैं ना, तो आपकी फीलिंग्स जो है वो क्लींस हो जाती हैं, आप लाइटर फील करते हैं, एंड दैट इज नोन एज कैथारसिस। तो हु गेव दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज कैथारसिस, एरिस्टोटल। और किस में दिया है? दैट इज इन पोएटिक्स। बहुत डे टू डे एग्जाम्पल से आप लोगों को क्रिटिसिज्म बताने की कोशिश कर रही हूँ, कैसे यू नो कि क्रिटिसिज्म काफी जो है वो समझने में दिक्कत करता है। अब आप हॉरेस का देखिए, हॉरेस का है द रोमन क्रिटिक हॉरेस। हॉरेस ने लिखा है आर्स पोइटिका, पोइट्री एज एन आर्ट, आर्स पोइटिका। उनका मानना था कि पोइट्री का काम है टीच एंड डिलाइट, टीच करें एंड डिलाइट करें। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपको ये है भाई, हॉरेस का मानना था कि लिटरेचर का जो पर्पस है दैट इज टू टीच एंड डिलाइट। जैसे एक सिंपल सी चीज है कि जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं, चाहे वो जो है लालची जो है, कौन सा है वो, लालची डॉग की कहानी हो, या एकता में बल है उसकी कहानी हो, हम सभी अपने बच्चों को ये कहानियां जो हैं वो सुनाते हैं कि एकता में बल है। तो उससे क्या होता है कि वो जब कहानी सुनाते हैं तो दैट स्टोरी टीचेस, और बच्चे को मजा आता है कहानी सुन के। तो जो लिटरेचर का मेन पर्पस है, दैट इज गिवन बाय हॉरेस, कि टू टीच एंड डिलाइट। सिसरो एंड क्विंटिलियन, they made important contributions to rhetoric और the art of effective speaking। अब आप यहां पर ये देखिए, सिसरो और क्विंटिलियन का है कि rhetoric का मतलब क्या होता है? बोलने की कला,
ग्लिप टॉकर्स, बोलने की कला, बहुत बढ़िया तरीके से जो बोलना है उसको कहते हैं। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें, लॉन्जाइनस का है ऑन द सबलाइन, ऑन द सबलाइन, लॉन्जाइनस का है ऑन द सबलाइन। अब सबलाइन को क्या होता है? दैवीय। So on the sublime it is regarded as an important early critical essay, ये एक बहुत early critical essay माना जाता है। sublime refers to greatness or elevation in literature। sublime का मतलब होता है वो दैवीय feeling that takes you somewhere, that feeling in literature when you become speechless, that feeling that deeply moves the reader। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज है, आप इमेजिन करो कि जिन्हें, जो नेचर के शौक है, आप कोई भी इमेजिन है, आपने हिमालयास देखे हैं? द हिमालयास माउंटेन रेंज, आप हिमालय के पहाड़ देखते हैं, बर्फ से ढके हुए, इमेजिन करिए, बर्फ से ढके हुए, ठंडी हवा, साफ सुथरा बिल्कुल। कैन यू एक्सप्रेस दैट फीलिंग? वो जो दैवीय फीलिंग है ना, वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। इन द सेम वे, इमेजिन एनीथिंग जो आपको बहुत डीपली मूव करती है एंड यू फॉल शॉर्ट ऑफ लव। कभी मंदिर में गए हो, जो लोग जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि आप जो है ना भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो और आंसू बहने लगे, कुछ नहीं निकल रहा मुंह से, कोई मांगा भी नहीं जा रहा, बस यू जस्ट, आप ईश्वर के सामने खड़े हैं और आंसू बह रहे हैं, यू कैन नॉट एक्सप्रेस दैट फीलिंग, यू आर स्पीचलेस। कई बार होता है ना कि इतनी सुंदर वो मूर्ति, इतने भव्य दर्शन होते हैं, भाई जो लोग रिलीजियस हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीवन, तो कई बार आंसू बहने लगते हैं। जैसे इससे पहले मैंने हिमालयास का वो दिया, तो वो जो चीज होता है ना, वो जो सबलाइन फीलिंग है, दिस इज द पर्पस ऑफ लिटरेचर, टू डीपली मूव द रीडर, एंड दैट इज गिवन बाय लॉन्जेंस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है मिडीवल। अभी तक हमने ग्रीस शुरुआत करी थी, अब हम ग्रीक, मिडीवल एंड रेनेसांस क्रिटिसिज्म। आप लोगों ने दांते का नाम सुना है, तो दांते ने 14 ये मध्यकालीन युग के राइटर है जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखी है। और इन्होंने जो है ना, दांते ने जो ये वर्क है दी वल्गरी एलोक्वेंशिया, इसमें उन्होंने कहा, ये जो वर्क आप देख रहे हो, दिस इज द वर्क दैट इज, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का है सारा, दी वल्गरी एलोक्वेंशिया। जो वल्गर, जो ये वर्ड होता है ना, मतलब कॉमन डे टू डे, तो दांते ने जब ये लिखा, तो उन्होंने कहा, he discussed the proper language of poetry and supported। उन्होंने कहा कि पोइट्री की जो लैंग्वेज होनी चाहिए ना, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए, देसी भाषा होनी चाहिए। मान लो एक सिंपल सी चीज है, आप इमेजिन करिए कि बिल्कुल आप, ऑल ऑफ यू हैव heard the must have heard the vocabulary of Shashi Tharoor। All of you must have gone through his lectures और जो उनके रील्स वगैरह हैं। The way he uses words, fantabulous। बट बात ये है कि जो उनके वर्ड्स है ना, वो फार जो है ना ऊपर जाते हैं एक जनरल ऑडियंस के। आपको वो लेवल मेंटेन करना पड़ता है। तो आप सोचिए कि इफ अ टीचर ऑफ इंग्लिश कैन मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन प्रॉपर इंग्लिश एंड इन अ वेरी स्टैंडर्ड इंग्लिश, पर इसकी जगह अगर वो टीचर जो है ना, वो हिंदी या इंग्लिश का यूज करता है जस्ट टू मेक हिज और हर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज है। एंड वो कहा है कि भाई एक मास को समझाने के लिए आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट इज गिवन बाय दाते एंड इन हिज बुक दैट इज दी वल्गरी एलोक्वेंशिया। उन्होंने कहा कि इन पोइट्री वर्नाकुलर लैंग्वेज शुड बी यूज, वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज करो जिससे से ज्यादा संख्या में लोग जो है उसे समझ पाए। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया,
उसके बाद आते हैं रेनेसांस क्रिटिक्स पर। छोटा सा ये रखूंगी क्योंकि इसको मैं 2-3 भाग बाद में कहूँगी। पहले मुझे पता चलना चाहिए वेदर यू लाइक दिस और नॉट, क्योंकि मैं बहुत डे टू डे एग्जांपल से इसे समझाने की कोशिश करूँ, अपने जो है पूरा मन से प्रयास कर रही हूँ कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाऊँ। रेनेसांस क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, रेनेसांस क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो रेनेसांस क्रिटिक्स जनरली फॉलोड द रूल्स एंड आइडियल्स ऑफ द क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन क्रिटिक्स। जो रेनेसांस क्रिटिक्स है ना, बेसिकली रेनेसांस के दौरान जितने भी जो राइटर्स थे उन्होंने क्लासिकल मॉडल्स को फॉलो करा। रेनेसांस का मतलब ही यही था, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन लर्निंग। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो नाम आता है सर फिलिप सिडनी का आता है। सर फिलिप सिडनी का वर्क का नाम क्या है? सर फिलिप सिडनी के वर्क का नाम है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। दैट इज एन अपॉलजी फॉर पोइट्री दैट केम इन 1595। एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। अब इन्होंने क्यों लिखी, क्या था ये जो है? इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ, ये अर्लीस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क है, वन ऑफ द अर्लीस्ट। इसमें उन्होंने ये कहा कि फिलिप गॉसन के स्कूल ऑफ अब्यूज के विरोध में उन्होंने लिखा था ये। उन्होंने कहा ही डिफेंडेड पोइट्री अगेंस्ट। उन्होंने कहा जब जब ये आरोप लगाया गया ना कि पोइट्री तो जो है वो केवल लोगों को बेवकूफ बनाती है, तो उन्होंने बताया, इसमें उन्होंने बताया कि व्हाट एग्जैक्टली इज द वैल्यू ऑफ पोइट्री। तो उन्होंने जो है मैं आपको इसमें बताऊं, आप सिंपल सा जो है, अगर किसी ने एक जजमेंट पास करा, क्या जरूरत पड़ रही है या पिक्चर देखने की या वेब सीरीज देखने के लिए, केवल टाइम वेस्ट करती हैं। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए नजर आ जाएंगे। अब आपने क्या कहा कि पिक्चर देखना और वेब सीरीज देखना बंद करो, ये दे ओनली वेस्ट टाइम। तो आप कहते हैं नहीं, जो अच्छी स्टोरीज होती हैं वो ना केवल हमें एंटरटेन करती हैं बल्कि हमें लाइफ लेसन्स भी सिखाती हैं। तो यू आर डिफेंडिंग दैट ना। तो वही चीज जो है सिडनी ने एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री में कहा, जब पोइट्री के ऊपर ये आरोप लगे कि पोइट्री जो है भाई, पोइट्री को ही कहा जाता है मदर ऑफ लाइज है, और पोइट्री जो पोएट्स होते हैं वो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं। देन सिडनी केम फॉरवर्ड एंड ही रिफ्यूज्ड ऑल दोज एक्यूजेशंस, और उन्होंने ये कहा कि नहीं, पोइट्री जो होती है दैट इज दैट टीचेस अस द वैल्यू ऑफ लाइफ। ऐसे ही शैले ने दिया है। उन्होंने जब कहा है ना कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो पोएट्री जैसे लॉन्जाइनस ने कहा टीच एंड डिलाइट, तो वही चीज उन्होंने कही है कि पोएट्री को झूठ कहना, पोएट्स को जो है झूठा कहना, ये गलत है। क्योंकि पोएट्री जो होती है दैट टीचेस द रियल वैल्यू ऑफ लाइफ। तो ये चीज अभी मैंने यहाँ पर रेनेसांस तक बताया है। और अगर आपको ये यहाँ तक जो अभी मैं आपको यहाँ से और अभी एक आध आपको और बताती हूँ, जो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ही आपको डिफिकल्ट लगते हैं। जैसे ये देखो, ये भी ले रखे हैं मैंने, और ये एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे टर्म है, हम्म, जैसे मैं आपको यहाँ पर न्यू क्रिटिसिज्म, ये सारा पॉइंट्स मैंने ले रखे हैं, लेकिन वही है ना, एक साथ एकदम से बढ़ना, उससे में स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई मैंने कितने कॉन्सेप्ट्स बता दिए, चलो थोड़ा सा और देख लेती हूँ। सर फिलिप सिडनी का तो हो ही गया, चलो 17th वाला भी करवा देती हूँ। 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी क्रिटिसिज्म। अब ड्राइडन का नाम आप सबने सुन रखा होगा। ड्राइडन का वर्क है, उनका मेजर इंपॉर्टेंट वर्क है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। अरे मैं तो अपना एड चलाना ही भूल गई। चलो चला देती हूँ, अब चला देती हूँ, जब जागो तब सवेरा। ठीक है, मैं तो ऐड ही चलाना भूल गई है। नहीं अभी तो चल रही है। अब हम 17th एंड 18th सेंचुरी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो जॉन ड्राइडन के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। जॉन ड्राइडन
एक इंपॉर्टेंट इंग्लिश क्रिटिक है और उनका जो फेमस वर्क है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। एक्चुअली ड्राइडन जो जाने जाते हैं ना वो अपने बहुत बैलेंस जजमेंट, ओपन माइंडेड क्रिटिसिज्म, कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म के लिए और प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए, किस किस चीज के लिए जाने जाते हैं? ही इज नोन फॉर बैलेंस जजमेंट, ओपन माइंडेड क्रिटिसिज्म, कंपैरेटिव एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टू लिटरेचर। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर यहां पर इसके बैलेंस जजमेंट और इसका क्या मीनिंग है, लेट मी क्लियर इट विद एन एग्जांपल। अगर आप एक कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म बताती हूँ, कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं? आप दो टीचर्स को कंपेयर करते हैं, टीचर ए एंड टीचर बी। आप कहते हैं कि टीचर ए जो है ना वो लिटरेचर अच्छा पढ़ाते हैं और आप कहते हैं टीचर बी जो है वो ग्रामर अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप किसी एक को तारीफ और एक का क्रिटिसाइज जो है वो नहीं कर रहे, आप दोनों की स्ट्रेंथ्स बता रहे हैं, दोनों की स्ट्रेंथ्स बता रहे हैं, दोनों की वीकनेसेस बता रहे हैं, दोनों की स्ट्रेंथ्स एंड दोनों की वीकनेसेस बता रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म व्हेन यू कंपेयर, जब आप कंपेयर करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते हैं, आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, आप दोनों की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बता रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। अब 18 सेंचुरी क्रिटिसिज्म लेते हैं। 18 सेंचुरी जो 18 सेंचुरी जानी ही किस चीज के लिए जाती है? 18 सेंचुरी नियो क्लासिकल एज, वो जानी किस चीज के लिए जाती है? 18 सेंचुरी नियो क्लासिकल का मतलब ही क्या होता है? नई क्लासिकल एज। तो जो पुरानी क्लासिकल एज थी ग्रीक एंड लैटिन, तो क्या हुआ? रूल्स हैं, ऑर्डर्स है, रीजन है, और क्लासिकल मॉडल यानी कि ग्रीक एंड रोमन एंड इमिटेशन ऑफ नेचर। अब यहां नेचर का मतलब ना भूल से भी, नेचर का मतलब प्रकृति मत समझना, नेचर का मतलब है ह्यूमन नेचर, दैट इज ह्यूमन नेचर। ठीक है। अब यहां पे आपने यहां देखो एलेक्जेंडर पोप, एलेक्जेंडर पोप ये इन्होंने ही सपोर्टेड क्लासिकल प्रिंसिपल्स। इन्होंने अलेक्जेंडर पोप ने, अगर आप ये देखिए कि इन्होंने जो है भाई हीरोइक कपलेट को इन्होंने परफेक्ट बनाया और इन्होंने क्लासिकल जो प्रिंसिपल्स है उसके आइडिया को फॉलो करा। अब मैं 2 मिनट रुकिए, अब नेक्स्ट आपको बताती हूँ। यहां पे ये देखो, एक ये टर्म आती है दैट इज जीबी वीको का हिस्टोरिकल अप्रोच टू लिटरेचर। देखिए, हु गेव हिस्टोरिकल, ये है जीबी वीको। इन्होंने हिस्टोरिकल अप्रोच टू लिटरेचर, क्या है ये हिस्टोरिसिज्म, एक्चुअली है क्या, व्हाट एक्चुअली इज हिस्टोरिसिज्म? ही इंट्रोड्यूस्ड अ हिस्टोरिकल अप्रोच टू लिटरेचर एंड दैट इज नोन एज हिस्टोरिसिज्म। अब इसको ऐसे समझो, उन्होंने कहा द बिलीव दैट लिटरेरी रूल्स आर परमानेंट। उन्होंने कहा कि जब अगर कोई ये कहे कि जो रूल सदियों से चले आ रहे हैं लिटरेचर के, वो रूल्स वही चलेंगे, वो परमानेंट होते हैं, वो अनचेंज्ड होते हैं, तो ये गलत है। हिस्टोरिसिज्म के अकॉर्डिंग आइडियाज एंड लिटरेचर मस्ट बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू द हिस्टोरिक, कि आइडियाज को समझो, लिटरेचर को समझो इन रिलेशन टू द हिस्टोरिकल पीरियड। अब मैं आपको इस चीज का एग्जांपल देती हूँ। आप साधारण सी चीजें, हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर जब पढ़ते हैं उसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में देख के नहीं, हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को उस समय के हिसाब से देखते हैं। चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो, अभी आप में से बहुत, अगर कुछ लोगों ने जो गेम ऑफ डाइस है और आप लोगों ने महाभारत देखा भी होगा, तो वो जो हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है, हमें वो चीज कहीं से कहीं तक भी आपत्तिजनक या गलत नहीं लगी, और हम आज भी देखते हैं तो हो सकता है भाई आज लोग क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज दिस, ये गेम ऑफ डाइस, तो उस पे जो है ना बहुत सारी चीजें लोग, तो बात क्या होती है कि उन्होंने हिस्टोरिसिज्म में अकॉर्डिंग ये बताया कि व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड द आइडिया, तो लिटरेचर का जब आइडिया समझना है ना, तो उस हिस्टोरिकल पीरियड को समझो। आप एकदम से ये नहीं कह सकते वो चीज गलत थी। जैसे जब मैंने डी ट्रिपल एस बी में स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, और उसमें जो है मैं महाभारत के बारे में, एंड व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बर्थ साइकिल ऑफ ऑल द कौरव्स, तो वहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि क्या उस समय पे भी ये जो टेस्ट ट्यूब बेबीज एंड ऑल की ये क्या वो था, या जैसे किसी के बारे, जब हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में जब पढ़ते हैं
तो मैंने कहा कि देखो वहां पे उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि लिटरेचर में बेसिकली उन्होंने ये चीज बताई है कि संतान का जो मुख्य ध्येय होता था वो था एक सुंदर और एक बिल्कुल जो है एक एक बलशाली, एक बहुत इंटेलिजेंट और एक बिल्कुल जो जिसके अंदर कोई भी दोष ना हो, ऐसी संतान को उत्पन्न करना। तो अगर हम उस पीरियड को आज के हिसाब से जज करें तो वो गलत हो जाएगा। हिस्टोरिसिज्म ये कहता है कि व्हेनेवर यू रीड लिटरेचर, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर अकॉर्डिंग इन रिलेशन टू द हिस्टोरिकल पीरियड। अब जैसे अगर आप जो रोमियो एंड जूलियट पढ़ते हैं, अब रोमियो एंड जूलियट पढ़ते हुए आप उसमें आपने पढ़ा होगा कि जूलियट जो है वो हार्ड शी वाज बेयरली 14 और आप सोचे अरे 14 की उम्र में शादी कहाँ होती है। एंड जूलियट की एंगेजमेंट जो है वो मतलब होनी थी, वो शादी रोमियो से कर लेती। तो आप सोचे ये क्या चीज है। तो वो उस समय के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, उस समय के पीरियड को जानना होगा। आप उसे एकदम ही कहते कि ये क्या चीज है, ये क्या दिखा रखा है, क्योंकि हमें उस इतिहास का नहीं पता। तो हिस्टोरिसिज्म में यही चीज बताई गई है कि इफ रीड लिटरेचर इन रिलेशन टू दैट हिस्टोरिकल पीरियड। और ये जो है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि जो है रूल्स ऑफ परमानेंट एंड अनचेंजिंग, जीबी विको ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हिस्टोरिसिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। अब 19th सेंचुरी के क्रिटिसिज्म पे बात करते हैं। 19th सेंचुरी के उसमें है जो विक्टोरियन एज। 19th सेंचुरी के में नए नए क्रिटिकल सेवरल न्यू क्रिटिकल आइडियाज वर इंट्रोड्यूस्ड और इसमें थे एस्थेटिसिज्म, सिंबलिज्म। अब बात करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड की। मोस्ट ऑफ यू हैव read about the literary the literary criticism concept of disinterestedness. Matthew Arnold was one of the most important Victorian critics. वो बहुत ही important Victorian critic थे और उन्होंने ना एक concept दिया है disinterestedness का। अब ये concept क्या है? आपको पता है concept क्या है? इसका कॉन्सेप्ट का ये है दैट अ क्रिटिक शुड रिमेन, कि आप कभी भी जब क्रिटिसाइज आप किस चीज को इवेल्युएट कर रहे हो, जज कर रहे हो, तो यू शुड रिमेन अ क्रिटिक शुड रिमेन। क्रिटिक को कैसा रहना चाहिए? ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, अनबायस्ड रहना चाहिए, ओपन माइंडेड रहना चाहिए और उसके अपने विचार फ्री फ्रॉम पर्सनल इंटरेस्ट। द क्रिटिक शुड जज लिटरेचर विदाउट पर्सनल प्रेजुडिस। डिसइंटरेस्टेडनेस का कॉन्सेप्ट दिया मैथ्यू आर्नल्ड ने। अब ये क्या है, इसको ऐसे समझिए। कोई कंपटीशन होता है, उसमें दो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं टीचर के जज के पॉइंट से किसी कंपटीशन में कोई व्यक्ति जज बनता है और उसमें कई सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें जो है जो पहले और दूसरे मतलब जो फाइनल में जगह बनाते हैं, दो बच्चे बनाते हैं जिसमें से एक जज को बहुत पसंद है, लेकिन जो परफॉर्मेंस दी है वो दूसरे वाले ने अच्छी दी है। तो जज क्या करते हैं कि जो प्राइज है वो पहले बच्चे को ना देके जिसे वो पसंद करते हैं दूसरे को दे दें। दिस इज वी कॉल डिसइंटरेस्टेडनेस। क्यों क्यों है ये? क्योंकि पर्सनल फीलिंग्स को रिमूव कर दिया गया, जिसने परफॉर्म बेटर करा उसको दे दिया। दैट इज नोन एज डिसइंटरेस्टेडनेस। और ये है क्रिटिक शुड रिमेन कि ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड, ओपन माइंडेड एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल इमोशंस। तो आई होप कि यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताई आपको अच्छे समझ में आए होंगे। और जो मैथ्यू आर्नल्ड ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया है डिसइंटरेस्टेडनेस का, ये उन्होंने अपने ऐसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में दिया है। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। द फंक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट दिया है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द
प्रेजेंट टाइम, उसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है दिया है, ए क्रिटिक शुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस, ही शुड बी ऑब्जेक्टिव, ओपन माइंडेड एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल इंटरेस्ट। और ये है आपका एस, इस किस एसे में दिया है, 1865 का एसे, दैट इज द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। तो मैं अभी यहाँ पर ही आपको यह फिर 20th सेंचुरी वाले शुरू करेंगे, ये वाले हैं न्यू क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और ये आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है ये, 4 टाइप्स ऑफ मीनिंग, डीफेमिलराइजेशन है, बहुत मोटे मोटे टर्म्स हैं। तो 30 मिनट्स हो गए हैं, मैंने कोई ऐड नहीं करा है अपना, बस ये नीचे का वो पट्टी चल रही है। और अब मैं कर भी नहीं रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं किसी लायक हूँ तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और स्टोर में जाकर कोर्सेज देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं जयराम जी।